हा हा हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियां लगी हुई है, मैं कुछ इमलियां तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियां मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियां तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। हा हा हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। हा हा हा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। चंद्रा और सुशी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चंद्रा एक दिन अपने दोस्त सुशी के घर आती है। घर के अंदर आते हुए अपनी दोस्त को बुलाती है, अरे ओ सुशी, क्या कर रही हो? सुशी अंदर से आते हुए, अरे चंद्रा, तुम आओ ना, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो दर्शन दूंगी? अरे मैंने कब ऐसे कहा? तो फिर कैसे कहा? अरे बस भी करो ना यार। अरे मैं तो चुप ही हूँ ना। अरे तुम बदलोगी नहीं? अरे मैं तो ऐसी ही हूँ ना, तुम ही बता दो कैसे बदलना है। अरे चुप करो यार, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेतुकी बातों से हंसी आएगी? तो क्या फिर रोना आएगा? अरे यार, मैं जाऊंगी यहाँ से, मेरे से तुम्हारी बातें सुनना नहीं होगा। ऐसे कहते हुए बस अब उठ के जाने वाली थी तो चंद्रा बोलती है, अरे बस करो ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ भी जाओ। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं?
अरे घर में बैठ के बहुत बोर हो रही हूँ यार। बोर हो रही हो तो फिर मोटर उतार दो, पानी बाहर आएगा। क्या अब तुम शुरू कर दोगी? तो क्या समझी, सिर्फ तुम्हें ही डायलॉग मारने आता है, हमें भी आता है। तो फिर ठीक है, तुम भी डायलॉग मत मारो, मैं भी नहीं मारूंगी। मगर तो फिर क्या, ऐसे क्यों गैप दे रही हो? अरे गैप मैंने नहीं दिया यार, गैप आ गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही टहलते हुए जाके पॉन्ड में जाके फिशिंग करते हैं। क्या मछली पकड़ना तुम्हें आता है क्या? अरे वो क्या बड़ी ब्रह्म विद्या है, उसमें क्या बड़ी बात है, किनारे पे बैठ के पासा फेंक दिया तो हो गया। क्या फिशिंग इतनी इजी है? अरे धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। ओ बस, फिल्म की डायलॉग नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आता है तो फिर चलो। अरे मुझे भी नहीं आता है, मगर ट्राई तो कर सकते हैं ना। ठीक है चलो, मगर तुम मछली पकड़ के करोगी क्या? हाँ, मार्केट में जाके बेचूंगी। क्या तुम भी? चलो कोई बात नहीं, आप मसाला वसाला सब लेके आना, वहीं पे बैठ के हम मसाला उसको लगा के उसको फ्राई करके खा जाएंगे। अच्छा तो फिर चलो। ऐसे ही बात करते करते दोनों फांसे को लेके वहाँ से पॉन्ड के पास आते हैं। अरे चंद्रा, हमने फांसे तो लाए, मगर केंचुए कहाँ है? केंचुए? वो कहाँ से लाऊंगी? अरे केंचुए के बारे में पता नहीं है, मगर फिशिंग करना है। फिशिंग करना है तो केंचुए कहाँ मिलेंगे, वो पहले जानना है। अरे तुम बड़ी हो गई मगर अकल बिल्कुल नहीं है। फिशिंग करने के लिए केंचुए की बहुत जरूरी होती है। पहले फांसे में केंचुए को लटकाना है, फिर पानी में छोड़ना है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है चलो, वहाँ पे कीचड़ में जाके केंचुए मिलते हैं क्या पता लगाते हैं। ऐसे ही बात करते हुए नजदीक में जो कीचड़ था वहाँ पे केंचुए को ढूंढने निकलते हैं, तो वहाँ उनको कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुशी, यहाँ पे कुत्ते की पिल्ले की भौंकने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मगर इस जंगल में कुत्ते की पिल्ले की आवाज कहाँ से आई? चलो देखते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे जा पहुँचते हैं। दो कुत्ते की पिल्ले कीचड़ में बाहर आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही चंद्रा, अरे कुत्ते की पिल्ले की हालत तो देखो, कीचड़ में फंस गए हैं। चलो उनको बाहर निकालते हैं। दोनों जाते हैं और कुत्ते की पिल्ले को बाहर निकाल के अच्छे से पानी से धो के उनको साफ करते हैं। उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठा के उनके सामने बैठ के सोचते हैं, अरे शायद इनकी माँ खाना ढूंढते हुए कहीं गई होगी। हाँ, यहाँ पे इनको कोई शेल्टर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि इनकी घर भी नहीं है यहाँ। चलो हम दोनों मिलके इनके लिए घर बनाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, चलो बनाते हैं। कहते हुए वहाँ पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब ढूंढ के तैयार करते हैं। उस छोटे से घर में उन दोनों बच्चों को बिठाते हैं। वो दोनों कुत्ते की पिल्ले इनकी तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। अरे तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। हमारी माँ खाना ढूंढने के लिए बाहर गई है। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए खाने के लिए हम ढूंढ के लेके आते हैं। कहते हुए नजदीक जो पॉन्ड था वहाँ से फिश पकड़ के लाके अच्छे से फ्राई करके उन दोनों कुत्ते की पिल्ले को खिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी पेट भर गया ना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अरे हम इधर आके कितनी देर हो गई, इनकी माँ तो अभी तक नहीं आई। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब तक क्यों नहीं आई। चलो आसपास हम ढूंढ के आते हैं। कहते हुए आसपास में ढूंढते हैं। उन कुत्तों की माँ कहीं नजर नहीं आती। हताश होके फिर उन कुत्तों के पास आके, अरे तुम्हारी माँ तो कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है, उसे क्या हुआ है, किसे पता। उनकी बात सुन के दोनों कुत्ते के पिल्ले रोने लगते हैं। माता जी, हमारी माँ को ढूंढ के दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हुए दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देख के चंद्रा कहती है, अरे रो मत, आपकी माँ को हम ढूंढेंगे। चंद्रा के पास एक मैजिक जीनी रहता है, तो उसको बाहर निकाल के उस जीनी से पूछती है, उन कुत्तों की पिल्लों की माँ कहाँ है। अपने आका की बात मानते हुए उन कुत्तों की माँ कहाँ है वो ढूंढ निकालती है। उन पिल्लों की माँ को दो बच्चे रुला रहे हैं। उसकी पूंछ को खींचते हुए, उसको पत्थर से मारते हुए उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं। उसको देखते हुए चंद्रा कहती है,
अरे इन पिल्लों की माँ को कोई रुला रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको तो मार ही देंगे। चलो चलो पहले उसको बचाते हैं। कहते हुए उन पिल्लों की माँ के पास आके उन दोनों बच्चों को डांट डपट के, अरे पागल बच्चों, थोड़ी सी भी अकल है? बेजुबान जानवर को मारने की आपके दिल में ख्याल कैसे आई? जरा भी आपको डर नहीं है? अब के बार इस कुत्ते के बारे में आपने ये सोचा तो हाथ तोड़ दूंगी। चलो भागो यहाँ से। कहते हुए उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा के उस कुत्ते को ले आके उनके पिल्लों के पास छोड़ देते हैं। ये लो, तुम्हारी माँ आ गई। माँ को देखते ही दोनों पिल्लों ने दौड़ के आके अपनी माँ को गले लगा के खेलते रोते हंस रहे हैं। उस दृश्य को देखते हुए चंद्रा और सुशी की आंखों में भी पानी भर आता है। चलो अब हम चलते हैं। कहते हुए पीछे मुड़ के देखते आगे चल पड़े। तभी चंद्रा को लगता है कि अपने दुपट्टा कोई खींच रहा है। पीछे मुड़ के देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। दोनों कुत्ते के पिल्ले चंद्रा की दुपट्टा को खींच रहे हैं। तब प्यार से चंद्रा उनके पास जाके, अरे तुम्हारी माँ तो आ गई है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। बहुत दूर तक कुत्तों की पिल्लों ने चंद्रा को ही देख रहे थे। सुशी भी चंद्रा को देख रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे चंद्रा, मैं तो तुम्हें बातूनी चुलबुली ही समझती थी, मगर तुम्हारी दिल में भी इतनी दया कृपा है ये मुझे अभी पता चला। मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। कहते हुए दोनों हंसते खेलते घर पहुँचते। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कालू कहता है, अरे पीलू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू, तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं आई तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं।
अरे दीदी जी, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी, क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने। मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा। हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी। बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज हैं ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उगाते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।
राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के बाद लोक संचार के लिए निकल पड़ते हैं और जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दिया करते हैं और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे और उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश भी हो जाया करते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टा सीधा गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बताया। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे और चुपचाप अपने उपदेश पे जुट गए। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध शांत बैठे थे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में पड़ गए और सोचा कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। वही अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध उसे माफ किया और फिर आगे बढ़ चले। जिंदगी हमें सब कुछ देती है। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना यह हमारा पसंद और नापसंद पे है। हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी चीजों को अस्वीकार भी करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। और यह भी है कि दूसरों द्वारा किया गया अपमान सच में हमारा अपमान होता है। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया दोगे तो जरूर आपका अपमान होगा। इसीलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिए।